क्या आप जानते हैं हर साल यूपीएससी के लिए 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन सिलेक्ट होते हैं सिर्फ 1000। 1000 मतलब सक्सेस रेट सिर्फ 0.1%। अब जरा सोचिए, इतने इंटेंस कंपटीशन के बावजूद कुछ लोग इस एग्जाम को रिपीट मोड में क्रैक करते हैं। कैसे? आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं रवि कपूर से, जिन्होंने यूपीएससी को सिर्फ एक बार नहीं, तीन बार क्रैक किया। एक फॉर्मर आईआरएस ऑफिसर, पावर लिफ्टर और अब यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बेहतरीन मेंटोर। इस इंटरव्यू में हम उनकी यूपीएससी प्रिपरेशन की हर वो बात जानेंगे जो शायद ही कोई ओपनली शेयर करता हो। कैसे उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचान कर स्ट्रैटेजी बनाई, कितनी बार असफल हुए और कैसे वापसी की, कैसे उन्होंने डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाया और अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाया। क्या वो एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करते थे या उन्होंने कुछ अलग अप्रोच अपनाई? और अगर आप इस महीने के यूपीएससी प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है, क्योंकि वीडियो के आखिर में रवि कपूर उन एस्पिरेंट्स के लिए लास्ट मिनट टिप्स और स्ट्रैटेजीज शेयर करेंगे जो डायरेक्टली उनकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस से निकली है। तो अगर आप भी यूपीएससी की इस रोलर कोस्टर जर्नी पर हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि रवि कपूर की कहानी आपको बताएगी कि कैसे स्ट्रगल को स्ट्रेंथ में बदला जाता है। चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम सर। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। आपकी जो यूपीएससी जर्नी है, हम सबसे पहले उससे शुरुआत करते हैं जी। कि जैसे सबसे पहले तो बॉडी बिल्डिंग एक काफी बड़ा पार्ट रहा है आपकी लाइफ में। हाँ जी। तो बॉडी बिल्डिंग से लेकर, यानी आपके पैशन से लेकर यूपीएससी तक का जो सफर था, कि क्या ऐसा कौन सा समय था जब आपने डिसाइड किया कि अब यूपीएससी ही आपकी कॉलिंग है? बहुत डेस्परेशन में, और जब किस्मत की मार पड़ चुकी थी एक बारी बहुत अच्छे से, तब एक रेबल टाइप टीनेजर जिसको सिर्फ पैशन फॉलो करने का शौक था और जिसके पेरेंट्स बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे थे उसका, उस टाइप का मैं था। I was a youngster of that category. I just wanted to do bodybuilding in life. I was not interested in UPSC. In fact, I'll be honest, मुझे तो ये भी नहीं पता था स्टार्टिंग में IAS, IPS, IRS में क्या फर्क होता है। मुझे चाहिए था बॉडी बिल्डिंग में वर्ल्ड चैंपियन बनना है, तो मैं उसके लिए बहुत सीरियसली उसके पीछे पड़ा हुआ था। बनते बनते कुछ ऐसी जर्नी बनी बॉडी बिल्डिंग के थ्रू, इट वेंट टू रग्बी। इंडिया में भी रग्बी है थोड़ा बहुत, तो रग्बी खेलना स्टार्ट करा। उसके लिए सूटेबिलिटी अच्छी थी, स्कोप कम थी। बॉडी बिल्डिंग में भी कम है, रग्बी में भी कमी है। दे आर फ्रिंज स्पोर्ट्स। और वैसे इंडिया में क्रिकेट के अलावा कुछ भी करो तो करेक्ट, मतलब स्पोर्ट्स अपने आप में फ्रिंज है, और ये तो उसके भी एक्सट्रीम फ्रिंजेस हैं। तो इट बिकेम क्लियर कि वहां पर कुछ होगा नहीं, बट स्टिल आई वाज फॉलोइंग द पैशन, और ये मान के कि चलो द यूनिवर्स विल डू समथिंग, रास्ता निकालेगी। तो यूनिवर्स ने पता नहीं मुझे क्या किया, बट रग्बी में आई वाज सीरियसली इंजर्ड इन वन मैच। ये टर्निंग पॉइंट था। इंजरी हुई क्योंकि देयर वाज अ ग्रुप फाइट ओवर देयर, एंड इन रग्बी इट्स अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट। चोट पिटना और चोट वोट खाना तो थिंग, यू नो, इंजरी तो होती है, और वैसे हो भी जाता है, जो भी होना था हो जाता है वो। तो वो होने के बाद आई वाज इन द हॉस्पिटल फॉर अ व्हाइल। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुझे पैचअप करके घर भेजा। वो अच्छे विजुअल्स अच्छे नहीं थे। जब घर वाले ने मुझे देखा पट्टियां वट्टियां लगी हुई है, तो दैट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर देम एंड फॉर मी। उस इंजरी ने मुझे बोला कि मजबूर कर दिया कि एक हफ्ते तक उठना नहीं है वर्टिकली, बिस्तर पे लेटे रहना वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली। वर्टिकल उठोगे तो आपका वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। आई वाज इंजर्ड इनसाइड, द चीक बोन वाज ब्रोकन एंड द इट वाज लैसरेटेड ऑल इनसाइड, सो देयरफॉर गेटिंग अप वाज नॉट पॉसिबल। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई हैड टू रियलाइज, द इंट्रोस्पेक्शन का टाइम था वो, बहुत हार्श इंट्रोस्पेक्शन, बहुत हार्श, कि अब क्या करना है लाइफ में। सिर्फ इंजरी की बात नहीं है, अगर ऐसा इसमें है तो फ्यूचर में चलता चला जाएगा। And by that time everybody started to get jobs. कोई TCS में, कोई IIM में जा रहा था, किसी की HCL में जॉब लग रही है, कोई माइक्रोसॉफ्ट में जा रहा है, कोई गूगल में जा रहा है, और हम यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, इंजरीज कर रहे हैं, रग्बी कर रहे हैं। नो प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एनी एक्चुअल करियर वाज देयर। What year was this? ये साल है प्रिसाइसली 2008 की बात है। एनीवेज स्पोर्ट्स में अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा है नहीं, थी नहीं उस समय वैसे भी। हाँ, तब तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अब फिर भी अगर कुछ हो तो उसके बाद उस इंजरी ने मुझे मजबूर कराई करने, मतलब क्या करो, व्हाट डज अ ह्यूमन डू इन इंडिया। आपके पास ऑप्शन ही बड़े कम हो जाते हैं। तो मेरी सिचुएशन में मुझे कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन थी बचपन से। कंपटीशन सक्सेस रिव्यू एक मैगजीन होती है,
हाँ. मेरी मदर स्कूल की टीचर थी, लेटर शी बिकेम वाइस प्रिंसिपल, तो शी यूज्ड टू ब्रिंग दीज मैगजीन्स होम, पढ़ी रहती थी, मैं देखता था, बहुत फैसिनेशन से नहीं देखता था, बट देखता था, और उसमें टॉपर के इंटरव्यूज वगैरह होते थे, वो थोड़ा इंस्पायर करते थे. इट वाज नेवर माय ड्रीम टू बी एनी ऑफ दिस, मुझे तो कभी पता नहीं था कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा भी, बट आई न्यू कि सोसाइटी में मेरे पेरेंट्स के लिए, दुनिया के लिए और मेरे खुद के लिए कोई बड़ी चीज है. ये ऐसी चीज है कि आपके पाप धो देगी सारे, क्लीन स्लेट दे देगी, सोसाइटी में एक इज्जत मिल जाएगी. ये अजम्पशंस थे, ये रिक्वायरमेंट थी एसेंशियली, ये एक डेस्परेशन थी, ये चाहिए था, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद भी आई हैड नथिंग टू शो फॉर इट बिकॉज ऑफ दीज फ्रेंच स्पोर्ट्स. अब क्या करोगे आप जब आपने जिंदगी भर पढ़ाई नहीं करी, तो आप एक सीधा यूपीएससी पे एक निशाना दागना, कोई एक नॉर्मल माइंडसेट का आदमी तो बोलेगा कि इट इज स्टूपिड. आप रियलिस्टिक बात करो. आप कहाँ से, लोगों अच्छे को नहीं होता तो आपको तो क्या ही हो, बिकॉज यू आर नॉट एट ऑल इन दैट लीग academically, even intellectually, I would say. But that time I was a fanatic. अब वो fanatic energy थी मेरे में बहुत ज्यादा. Extreme hyper focus and drive was also there. I'll admit. अगर मैं पीछे पड़ जाता था तो फिर रोकना मुश्किल है. चाहिए तो चाहिए. I needed it. And then the situation was also very desperate. Needed. There was no want. There was a need. उस नीड के हिसाब से मैंने स्टार्ट करी यूपीएससी की तैयारी. उस नीड को फुलफिल करने के लिए, उस वॉइड को फुलफिल करने के लिए, वो प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस, ऑल थिंग्स वर अलाइंड. मतलब इन पूरे स्ट्राइक 1, स्ट्राइक 2, स्ट्राइक 3, स्ट्राइक 4 एक लाइन में दिख रहा था कि ये सारे सॉल्व हो जाएंगे ये करके. So you saw a clear plan कि ये इस तरह से I saw a clear outcome, not a plan. Okay. And I went for it in a coaching institute where I realized that ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है. प्लान तो ठीक है और स्ट्राइक 1, स्ट्राइक 2 भी ठीक है, बट ये अब होगा कैसे? बिकॉज ये तो तब होगा जब आप एग्जाम क्लियर करोगे. एग्जाम क्लियर करना वाज अ हाईली इंटेलेक्चुअल, एकेडमिकली रिगरस एक्टिविटी, ऑब्वियसली. एंड आई फिगर्ड दैट आई एम नॉट रेडी फॉर दिस. एंड आई आल्सो फिगर्ड दैट दोस अदर पीपल आर नॉट रेडी फॉर इट ईदर. यू नो, हाँ ठीक है, वो बाकी आईआईएम से, आईआईटी से, एएम से वो लोग पढ़ कर आए होंगे, बट ये एक अलग ही स्पीशीज ऑफ एनिमल है यूपीएससी. इसको हैंडल करना एक बहुत अलग टाइप का काम है. ये बहुत जनरल स्किल्स, सोशल साइंस के स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग के स्किल्स, राइटिंग के स्किल्स, लिंग्विस्टिक स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स सब टेस्ट करता है और वाइड रेंज में है और थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड है. ये जीमैट जैसे एग्जाम जैसे नहीं है, ये कैट जैसे एग्जाम जैसे नहीं है. इट डज नॉट जस्ट चेक आईक्यू. देन दैट फेनेटिक फर्वर एंड दैट डिसिप्लिन ऑफ स्पोर्ट्स एक्चुअली हेल्प्ड मी. उसी ने मुझे बचाया. और उसके फिर जैसे आप एथलेटिक्स में लगे वैसे मैं इसमें लग गया, बिल्कुल सारे काम छोड़ के. और फिर एथलेटिक्स भी छोड़ दिया मैंने. एट दैट टाइम आई वाज डूइंग नथिंग बट दिस, एक्चुअली फ्रैंकली, नॉट इवन बॉडी बिल्डिंग. आई स्टॉप्ड एवरीथिंग. इनफैक्ट उस टाइम मैंने अपने सर के बाल मुंडवा लिए थे. देयर वाज नथिंग एक्सेप्ट दिस. देयर वाज सिंगल माइंडेड फोकस एंड अ सिंगल माइंडेड डेस्परेशन एंड एन ऑब्सेशन दैट वाज डे नाइट एंड डे. एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग आई वाज ईटिंग, थिंकिंग, कंज्यूमिंग एंड कंप्लीटली इमर्स्ड इन दिस वन थिंग. एंड आई वांटेड इट. कुछ देर के बाद देयर वाज नो रीजन और लॉजिक और प्लान फॉर व्हाई यू वांटेड, जस्ट वांट वाज देयर. यू नो, वही बच जाता है सिर्फ. ऑब्सेशन में ही आदमी फिर लग जाता है लगन में. तो वही हुआ मेरे साथ. और उस दौरान अच्छी बात ये हुई कि मुझे मजा आने लगा. ये जो फेनेटिक स्ट्रीक थी, ये ऑब्सेशन, ये तैयारी स्टार्ट करा दी इसने मेरे से, बट मैं सस्टेन कर पाया. एग्जाम इसलिए क्लियर हुआ क्योंकि मुझे जेन्युइनली मजा आने लगा उसमें. मजा आने लगा से मेरे मतलब इंटेलेक्चुअली आई बिकेम एक्चुअली क्यूरियस. इट डिड नॉट फील लाइक स्कूल की तैयारी. इट डिड नॉट फील लाइक कॉलेज. दिस वाज समथिंग एल्स. दिस इज द नॉलेज दैट इज ऑल अराउंड यू, which people are going to test. This is much more practical. It's much more real world oriented. It is much more dynamic. It's much more interesting. And it is a lot more real, you know. It affects you. अगर आप इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हो, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हो, it is not just theoretical. You are reading it because it has implications. The UPSC is more interested in your understanding and the implications of that. This made sense to me. एकदम से click हुआ. I had a connection with the curriculum. I had a connection with the content. I had a connection with the subjects. Particularly my optional subjects, psychology, philosophy, public administration. I switched them over the course of my attempts. That helped me a lot. Once the real intellectual curiosity was triggered, I got immersed in it, and this is the reason that I was able to clear it. So ये है पूरी की पूरी UPSC की journey, to be very honest and concise. आपने लेकिन जिस तरह का रिजॉल्व अभी आपने बताया,
आई डोंट थिंक दैट इज व्हाट वी सी नॉर्मली, हम हर किसी में देखने नहीं मिलता। तो हमें ये समझने के लिए शायद और पीछे जाना चाहिए कि हम आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के भी पहले से, जैसे आपने बताया कि आप एक बहुत ही रेबल टीनेज, जब आप टीनेज में थे तो काफी रेबल थे, तो आप अपना पहले एक बार आप हमें बैकग्राउंड, फैमिली एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड बता सकते हैं कि आपके घर में मतलब कितने लोग थे, आपके माता पिता क्या करते थे, तो हमको उसे एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आपने रिजॉल्व कैसे। यस, इन फैक्ट आई विल डू यू वन बेटर। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और आपके क्वेश्चन में जो अंडरलाइंग मीनिंग हम चाह रहे हैं वो ये है कि वेयर डज द फैनेटिसिज्म कम फ्रॉम। तो ऑफ कोर्स यू आर राइट, इट कम्स फ्रॉम फैमिली, इट कम्स फ्रॉम अर्ली अपब्रिंगिंग। सो आई विल टेल यू नॉट ओनली अबाउट दैट बट हाउ इट स्टार्टेड। मेरी थ्योरी, हालांकि अब टेस्टेबल नहीं है, बट मेरा कंजेक्चर ये है कि बचपन में देयर वाज अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, देयर वाज अ फीलिंग ऑफ शेम, जो कि हर मीडियोकर स्टूडेंट फील कर लेता है इंडिया में। इंडिया की मिडिल क्लास में देयर इज एन एलिमेंट ऑफ शेम इफ यू आर नॉट मेकिंग योर पेरेंट्स प्राउड। देयर इज अ फीलिंग ऑफ शेम इफ यू आर एवरेज। यहाँ पर एवरेज होना इज नॉट जस्ट एवरेज, एवरेज होना इज बैड, अनटचेबल, यूजलेस। तो आपके स्कूल में एवरेज 70 भी मतलब मुश्किल से, मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं था, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, ना मुझे कुछ समझ में आ रहा था वहां पे। I was not able to swallow that education pill that was being shoved down my throat. I did not like it. I didn't appreciate it. I did not appreciate the format. I did not appreciate the boring, suffocating, stifling mechanisms of judging my own mind by examinations, which I found to be actually rather insipid and stupid, frankly. And I wanted to do things on my own. The autonomy was missing. I think wahi tha ek critical factor. I had a bad relationship with authority and with school, particularly. I did not like it being shoved down my throat. तो आपको स्कूल ही नहीं पसंद था या सिर्फ पढ़ाई वाला एस्पेक्ट? The whole thing, the whole mechanism, the whole system जिसके अंदर आपको डाल दिया है, सिस्टम बता रहा है कि आपको क्या करना है और उसके हिसाब से आपको चलना है, वो जज करेगा आपको। ये मेरे समझ में नहीं आई बात उस वक्त। आप समझ में आती है कि वो ऐसा जज करना उनकी एक नेसेसिटी है, क्योंकि उनके पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। बट दैट एजुकेशन सिस्टम डिड नॉट फिट वेल विद माई सिस्टम। माई सिस्टम रिजेक्टेड इट। I hated it with a passion, and I felt there is something fundamentally wrong, although I was not able to articulate what was wrong precisely. Now I can a little bit. This insecurity, not only academic insecurity, I had physical insecurity also, because I was an obese kid. I was a little fat. I was initially not fat, but then I became fat. But I was a fat kid, and as a fat obese, I should not say fat, I should say obese. I did have body issues. बहुत ज्यादा बुलिंग तो नहीं, बट एक इनसिक्योरिटी डेफिनेटली रीइंफोर्स तो जरूर होगी कि भाई माइंड भी कुछ खास नहीं है, बॉडी भी कुछ खास नहीं है, ना एथलेटिक कुछ वो बहुत ज्यादा टैलेंट दिख रहा है, ना एकेडमिक कुछ टैलेंट दिख रहा है। तो मैं एक एवरेज वो हूँ क्या, जस्ट एन एवरेज पीस ऑफ फ्लेश पुट ऑन दिस अर्थ टू एग्जिस्ट। This realization can be really... It was there. It was coming from all corners. The feedback was not good. And the feedback was relative. It is typical. शर्मा जी के लड़के ने वो कर लिया, आपने क्या किया? Typical. So that typical thing I did not like, and my ego did not appreciate it. I knew there is something wrong, and I did not know when this will come out, but I knew there is something. अब वो something था या फिर मैंने बनाया, मुझे नहीं पता. But नाराजगी, गुस्सा, इनसिक्योरिटी, ये मेरे ड्राइवर्स थे बचपन में। और उस वक्त तक आप एथलेटिक्स और उसमें पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग वगैरह में नहीं? ये सब नहीं। आई वाज इन्वॉल्वड इन अदर एथलेटिक्स दो। आई वाज प्लेइंग टेनिस, एंड आई प्लेड टेनिस एट द नेशनल लेवल। ओके, बेसिक लेवल कॉम्पिटिशंस खेले मैंने। तो क्या आपको उसमें आपको इनसिक्योरिटी का एक हल उसमें नहीं मिला था? आईटा, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन होता है आईटा, उसके आई वेंट इनटू दैट एज अ जूनियर and I reached the semi-finals, but नहीं कुछ खास नहीं, because there were people so much better than me. I was not at the top of that, and it did feel good, but I realized that this is not what is required. And also, one is very keenly aware of their own family's situation, financial situation. I did not have wealth behind me. I knew जो करना पड़ेगा खुद ही करना है, कोई नहीं आगे बचाने। पर वो पैशन वाला तरीका ना was not working out. वो भी नहीं आ रहा था बचाने। तो इसीलिए कुछ अजीब सा एक लाइफ में एक ट्विस्ट आया, और उसके बाद जब गाड़ी ट्रैक पे चली तो ही चली वो। आपके पेरेंट्स क्या प्रोफेशन? मेरी मदर एक टीचर थी। अच्छा। हाँ, वाइस प्रिंसिपल बन के रिटायर हुई। बहुत हद तक एक कंपेटिटिव स्ट्रीक
एक स्ट्रीक ऑफ एक्सीलेंस उनके अंदर थी, वो देखना चाहती थी। और मैंने उस वक्त तो उनको नहीं दिया मौका देखने का, बाद में शायद थोड़ा बहुत उनको दिखा। अब वो खुश रहती हैं मुझे देख के, बट स्टार्टिंग में मतलब शी हैड दैट स्ट्रीक कि भाई एक्सीलेंस होनी चाहिए, शी हैड इट। And my father was a businessman. Okay. He's a businessman, and very gentle soul. He is a very, very gentle soul. So he did not have too many expectations or ambitions from me. But somewhere I felt that I can do a lot better than what they are asking. They were so genuinely kind to me throughout कि कुछ नहीं बोले वो, पर उनके अंदर एक वो जरूर था कि मतलब what's something wrong? Why is there no excellence? एक फीलिंग थी, यू नो, क्योंकि उनके आसपास हर कोई उनको रिपोर्ट कार्ड दिखा दिखा के मुझे लगता है उन्हीं को ज्यादा इनसिक्योर कर रहा था। तो वो मुझे पसंद नहीं आई चीज। आई मीन इट्स अंडरस्टैंडेबल। जब आपने बॉडी बिल्डिंग आए तो फिर क्या ये चीज पर असर पड़ा, आपकी जो इनसिक्योरिटी आपको लगता है कि उस पर कुछ असर वो पड़ा? मैं बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, ये आपने किस ये इतनी ऑब्वियसली इनसिक्योर लोगों की चीजें हैं। कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है अपने शरीर को और बड़ा करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, तो डेफिनेटली कोई वॉइड फील कर रहा है। वॉइड था, इट वाज अ वॉइड दैट आई वांटेड टू फील। आई वांटेड टू बी स्ट्रांग, आई वांटेड टू बी पावरफुल। बट 16-17 साल के लड़के को पता नहीं होता है रियल पावर क्या होती है। वो तो वही समझ में आएगा ना उसको जो दिखता है। बॉडी पावर इज द रॉएस्ट फॉर्म ऑफ पावर दैट वाज एक्सेसिबल टू मी, सो आई वेंट फॉर इट एंड आई वांटेड इट एंड आई गॉट इट। एंड व्हेन आई फेल्ट ये तो एक्चुअली दिस वर्क्स, यू नो, इट वर्क्स, इट डिड फील द गैप। टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, जब मैं बॉडी बिल्डिंग में अच्छा करने लगा, इंडिया को रिप्रेजेंट करा, मेरे को जिंदगी में पहली बार सक्सेस की फीलिंग मुझे हुई। वो प्रैक्टिकली फीजिबल मुझे इनकम नहीं दे पाई, वो प्रैक्टिकली मुझे लाइफ में सेट नहीं कर पाई, मैं कर भी नहीं पाता शायद उसको लेके, बट एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट और सक्सेस पहले वहीं से आई। और उसी ने मुझे फिर, इट वॉज माई वे ऑफ डिस्प्रूविंग to the world and proving to myself that no, I am not a useless piece of flesh. I can do things if I want to, and if I really go after it. अगर मैं हाथ धो के पीछे भी पड़ जाऊं तो शरीर भी बदल जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर शरीर बदल सकते हो आप उस लेवल पे, बॉडी बिल्डर्स का शरीर इज नॉट नॉर्मल, नो, एक्सट्रीम मॉडिफिकेशंस दे डू। अगर उस लेवल पे बदला जा सकता है, अनरिकॉग्नाइजेबल हो सकता है इंसान, और सामने वाले के देखने का नजरिया ही इतना ज्यादा रेडिकली आप चेंज कर सकते हो मेहनत करके खुद पे, तो माइंड के लिए हो सकता है क्या ये? यही सवाल है। और इस सवाल का मेरे साथ इंटरनल असम्पशन था कि ये हो सकता है। तो जब मैं यूपीएससी में गया तो ये फाउंडेशनल प्रेमिस लेकर गया था, बॉडी चेंज कर चुका था, मुझे पता था कि ये पॉसिबल है। तो माइंड का असम्पशन था ही, कंजेक्चर था ही कि ये भी होता ही होगा, नॉर्मल नहीं है। हर कोई पुरानी एकेडमिक स्ट्रीक के साथ ही आता है टिपिकली, बट कोई ना कोई तरीका तो है इसका, इसमें कोई ऐसा कुछ होगा नहीं, मुझे लग रहा था। बट वो निकला वही फिर अल्टीमेटली, दिस इज व्हाट हैपेंड। हाँ, वही मैं एक्चुअली पूछने वाला था कि आपका जो डिटर्मिनेशन है कहीं ना कहीं वो आपकी स्पोर्ट्स और एथलेटिक बैकग्राउंड ने उस पे काफी मदद की होगी, क्योंकि आप जिस तरह का डिस्क्राइब भी कर रहे हैं वो एक बहुत ही ज्यादा एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन का भी जो एक रूटीन है कि वो डे इन एंड डे आउट उसी में अपना पूरी तरह दिमाग भी लगाता है। तो फिर उसके बाद आपने जो कॉलेज में जब आप गए तो अपने कॉलेज में क्या मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी, जिसमें मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, ना मुझे कुछ समझ में आया वहाँ पे। अब मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कंप्यूटर साइंस में, पर तब नहीं था। इट वॉज द सेम मिस्टेक रिपीटेड जो स्कूल में हुई थी, पर और कोई ऑप्शन नहीं था उस वक्त। इंजीनियरिंग वॉज अ सेफ चॉइस, माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू प्ले सेफ, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं तो वो तो वही जाएंगे, तो उस डायरेक्शन में हम गए। उस वक्त इतनी अक्ल नहीं थी कि अपनी स्ट्रीक पकड़ी जा सके, एक रेडिकल डिसीजन इस लेवल पे लिया जा सके, एक कॉम्प्रोमाइज सही था। आप कह रहे हो इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग तो मैं कर लूंगा, पर करूंगा मैं वही जो मुझे करना है, यू नो। तो वही हुआ, तो इंजीनियरिंग नाम की करी हमने, किसी तरीके से घिस पिट के एग्जाम क्लियर करे, डिग्री पाई, बट असल में उस दौरान बॉडी बिल्डिंग करी। अच्छा जी। और जो आपने प्रेपरेशन शुरू करी थी जब यूपीएससी की, तो वो आपके इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था। हाँ, उसी आखिरी साल में, बाय द टाइम आई स्टार्टेड इन ईयर 1, 4 साल की होती है इंजीनियरिंग, चौथे साल के एंड में आते आते बॉडी बिल्डिंग के कुछ गोल्स मैंने अचीव कर लिए थे। आई हैड बिकम मिस्टर दिल्ली एंड आई हैड आल्सो आई रियलाइज्ड कि मिस्टर दिल्ली के बाद रग्बी वाला भी मैंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। आई वाज प्लेइंग इट, आई वाज सिलेक्टेड फॉर द इंडियन टीम एंड आई न्यू दैट ये यहाँ निकल जाएगा प्रॉपर स्पोर्ट्समैन, बिकॉज हर किसी की जॉब लग रही है। अब हमने जो किया है उस हिसाब से हमारी जॉब भी कहीं ना कहीं लगनी चाहिए और एक फीजिबल अपॉर्चुनिटी या करियर निकलना चाहिए, नहीं निकला।
तो एकदम से हार्ड पिवट करना पड़ा यूपीएससी की तरफ जब ये एक्सीडेंट हुआ। तो ये कॉलेज की लास्ट ईयर की बात है, और उसके बाद 1 साल मैं बैठा घर पे, और ये जो मैंने आपको बताया ये सब हुआ उसमें। हाँ, तो फिर आपने कितने अटेम्प्ट्स में क्लियर किया यूपीएससी जब आपने दिया? तो सो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वाज एबल टू गेट थ्रू, बट आई डिडंट गेट अ गुड रैंक, डिडंट गेट अ रैंक एट ऑल, इन फैक्ट आई गॉट अ रिजर्व लिस्ट में। तो मतलब मैं उसको बहुत ज्यादा अच्छा सक्सेस नहीं मानूंगा, बट हुआ, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू में गया, रिजर्व लिस्ट में। इंटरव्यू में गया, आई डिड नॉट डू अ गुड इंटरव्यू बिकॉज आई वाज डेफिनेटली नॉट रेडी फॉर इट। आई हैड अ हॉरिबल इंटरव्यू द फर्स्ट टाइम। Academically, I knew I was okay. I knew I would make this. Mains was my strong suit. Second attempt, got through, IRS I got. Third attempt, again, I got through, again I got IRS. And after that, I realized that this is now getting boring. Let us do something else now. So then I stopped. तो जब आपने preparation start की, तो उसको start करने का क्या तरीका है? क्योंकि बहुत सारे लोग भी वो फॉर्म भर देते हैं, but they can't pinpoint कि start कैसे की जाए ये चीज। स्टार्ट कैसे की जाए? मैं अपनी स्टार्ट एग्जाम्पलर के तरफ के तरीके से नहीं बताऊं तो अच्छा है, क्योंकि मेरी स्टार्ट तो बहुत ही मेसी थी। पहले आप अपनी बताएं, फिर हम उस पर आ गए। जी नहीं, मेरे तो बिल्कुल आई हैड जीरो बैकग्राउंड एक्चुअली। आई पिक्ड अप द फोन, आई रैन अ गूगल सर्च, लुक फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। मैं दिल्ली में ही रहता था, तो मुझे पता था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे। पहला जो नंबर आया गूगल पे, मैंने वहाँ फोन कर दिया लैंडलाइन से, और मैंने पूछ लिया कि भाई कहाँ पर है आपका। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है, मेट्रो पिलर के यहाँ पर है। और मैं लिटरली बिना किसी बैकग्राउंड के मेट्रो पिलर को ढूंढते ढूंढते गया था। वहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे ओल्ड राजेंद्र नगर में। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन नहीं हो रही थी, बहुत सारे लोग लाइन लगा के खड़े थे एडमिशन के लिए। वो मेरे लिए बहुत अजीब सी चीज़ थी। फर्स्ट टाइम आई हैड सीन, मुझे समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। बट फिर मैंने पूछा वहाँ अंदर जाके, बताया उन्होंने मुझे कि ये ऐसे ऐसे है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का बैच है और कोर्स है। तो फिर my question was, what is an optional subject? At that time, that was the level of preparedness I had, and I started to realize that let us just begin. You know, there is no other way. कोई प्लान बनाने लायक भी नॉलेज नहीं है कि प्लान बनाना कैसे है, तो आप घुस के ही समझ में आएगा। तो आपने पहले से उसका सिलेबस और ये सब चीजें कुछ नहीं देखा था? आइडिया था, बट बिल्कुल नो अंडरस्टैंडिंग जैसी होनी चाहिए ना, नॉट इवन क्लोज। सो देन आई टुक एडमिशन। वहां से कहानी स्टार्ट हुई। वहां पे समझ में आया कि और क्या क्या होता है, ये भी होता है, वो भी होता है, ये सब करना पड़ेगा, ऐसे भी लिखने पड़ेंगे। जैसे आपने क्या रियलाइज करना शुरू किया, थोड़ा डिटेल में बता। सबसे पहले तो ये रियलाइज करना स्टार्ट करा कि आई एम मच यंगर देन द क्राउड, दे आर मच स्मार्टर देन मी, दे हैव मोर एक्सपीरियंस, देयर हैंड राइटिंग, आई कुड सी द हैंड राइटिंग ऑफ पीपल अराउंड मी। जब आप क्लासरूम में बैठते हो तो यू कैन सी, लुक अराउंड कि कौन किस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है मेंटली, एंड आई कुड सी दैट दे आर मच बेटर देन मी। आई कुड सी दैट दे आर probably, I don't know how I will beat them. Right? They were all mature and smarter than me. This is the first thing I realized. The second thing I realized is, after a while, after this initial phase of intimidation, I realized that इनको भी ज़्यादा कुछ नहीं पता है। ये भी अंधेरे में ही तीर मार रहे हैं सब लोग। और ये भी रियलाइज हुआ कि अब अगर आप क्वेश्चन पेपर देखो ना यूपीएससी के, तो बहुत चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाती हैं। मेंस के क्वेश्चन पेपर देखो, आप जिस टाइप के सवाल वो पूछते हैं, आप प्रीलिम्स के सवाल देखो, प्रीलिम्स के सवाल तो चलो देयर मच मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड आई वुड से, बट द मेंस के क्वेश्चंस इफ यू सी, यू गेट टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द यूपीएससी लिटिल बिट, किस टाइप के लोगों को ये देख रहे हैं। क्योंकि मेंस के क्वेश्चंस में यू कैन फील द फ्रेमवर्क एंड द इंटेलिजेंस दैट दे आर यूजिंग फॉर रिक्रूटमेंट। इट इज अ रिक्रूटमेंट टेस्ट, of course, right? And you can see the level of and the type of questions they ask are looking for recruitments to particular types of positions and jobs. They are testing this. They are testing कि इसको governance समझ में आती है क्या, कॉमन सिटीजन की तरह कंज्यूम कर रहा है इंफॉर्मेशन, कि कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच भी पा रहा है कि नहीं, ये बाकी स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच भी पा रहा है कि नहीं। इसको सिर्फ एकेडमिक नॉलेज है कि इसको रियल वर्ल्ड और एकेडमिक नॉलेज का मिक्सचर बीच में है। कैन ही टेक एकेडमिक नॉलेज and theoretical frameworks and deploy it in real life? Does he have that understanding? Do you realize that if there is if there is an event, if there is a ceasefire, if there is something that is going on, if there is a tariff, if there is a trade talk, if there is a trade deal, what impact does it have? सिर्फ पढ़ाई नहीं, उस पढ़ाई की implication in the world, वो जो गैप है ना, वो किताबों में नहीं लिखा होता है, वो पैटर्न रिकॉग्निशन धीरे धीरे बनती है, वो समझ में आने लगा। और स्पेशली हमारे यहाँ तो बचपन से जब पढ़ाया जाता है तो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उस पर वैसे भी उतना एम्फेसिस नहीं दिया जाता,
तो जब प्रिपरेशन करने जाते हैं तो ये इज दिस अ बिग लीप? Yes, it's a completely different animal, I'm telling you. We are not designed, the education system is not designed to teach us this stuff. Because जैसे ही हम 10वीं के बाद तो मतलब इंसान का थोड़ा बहुत दिमाग मैच्योर होना स्टार्ट होता है, तभी से स्पेशलाइजेशंस चुन लेते हैं हम लोग ना. सोशल साइंस में जाना तो फिर वही, यू हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस. अगर आपको साइंस में जाना तो यू गेट नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंस, एंड यू कंटिन्यू टू स्पेशलाइज ओवर द नेक्स्ट 6 years एंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. अगर इस टाइप का इंटेलेक्चुअल चैलेंज नहीं आएगा तो कोई ये इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं करेगा, कोई जरूरत नहीं होगी. There would never be a need for it. But this exam forces you. This is the reason it is able to expand the mind of people. Obviously, it comes with its own risks, plenty of risks. But yeah, for intellectually, अगर देखा जाए, not everybody has the luxury for this intellectual exploration. But luxury वो मेरे को मिल गई, कुछ मेरी मजबूरी के हिसाब से, कुछ मेरे situation के हिसाब से, मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया. I'll be honest. हर किसी के लिए does not work out. For me, it did. जो भी आप क्वेश्चन आंसर, जो भी आप मटेरियल पढ़ रहे थे, उसका एक कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन था. जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे थे, जो नॉलेज आपको आ रहा था, तो दैट मस्ट हैव बीन रियली. इट वाज, आई विल रिफाइन इट. आई थिंक देयर इज अ वर्ल्ड अराउंड यू व्हिच इज कंफ्यूजिंग. वी डू नॉट अंडरस्टैंड रियल एस्टेट के प्राइसेस इतने क्यों हैं. वी डोंट अंडरस्टैंड जो टैक्स लगा रही है सरकार वो क्यों लगा रही है. यू डोंट अंडरस्टैंड कहाँ जाते हैं वो पैसे. वी डोंट अंडरस्टैंड व्हेयर इज देयर करप्शन. We don't understand हमारे यहाँ पर सड़कें ठीक नहीं है, बिजली क्यों नहीं आती है, हवा क्यों खराब है. We don't understand why India is not number 1 in the world. इन चीजों की explanation मिलनी स्टार्ट हो जाती है. You realize you're asking that question first, and the theory comes later. It starts off explains, gives you frameworks. When you read, you start to make sense of things. जब मैंने psychology पढ़ी, it started to make it gave me answers to my own self. I am now able to safely admit I was insecure. This was a defense mechanism of overcompensation. Bodybuilding was overcompensation. It is overcompensation. It is body dysmorphia. ये जब चीजें समझ में आई तो मुझे रियलाइज हुआ कि I am not alone. This is well explained. This explains a lot of things. These are answers. ये answers मुझे नहीं मिल रहे थे कहीं से. ये answers किताबों में हैं. But the question was coming from the world, not from the books. That is the connection I'm saying. And I think you have to ask these questions, these fundamental questions. The fundamental questions that the government is asking, you should learn to ask if you are a UPSC aspirant. हमारे देश में लोगों को क्या तकलीफ है, किस किस टाइप के लोग हैं, किस किस टाइप की तकलीफ है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज का क्या करेंगे हम, हमारी इकोनॉमी कितनी फास्ट ग्रो कर रही है, कौन सा सेक्टर नहीं ग्रो कर रहा है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री क्यों नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का बुरा हाल क्यों है, कैसे बढ़ेंगे आगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्यों नहीं आती हमारी रैंक, करप्शन इंडेक्स खराब क्यों है, हमारे आसपास जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ हमारी इतनी लड़ाई क्यों होती है. ये सब सवाल आप पूछने लगोगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी. और as it happens, the UPSC is interested in precisely these questions. So that match and that overlap for me was perfect. इसीलिए तो maybe is this the reason why it is called the toughest exam, because of the vastness of the topics that are being covered. हाँ. तो फिर जब आपने यूपीएससी प्रिपरेशन में ये चीजें आपने रियलाइज करी, देन हाउ डिड यू वर्क ऑन देम, लाइक व्हाट मेड यू कंफर्टेबल विद इट, एज यू सेड कि आपको एंजॉय, आपको मजा आने लगा. वो उस स्थिति तक पहुंचने का सफर क्या था? सफर ये था कि पहले 6 महीने मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्लासेस अटेंड करी. मुझे रियलाइज हुआ नहीं हो रही, बात नहीं बनेगी ऐसे. आ रही है इन्फॉर्मेशन, द इन्फॉर्मेशन इज कमिंग, बट द इन्फॉर्मेशन इज नॉट कमिंग द वे आई एम आस्किंग क्वेश्चंस. द इन्फॉर्मेशन इज कमिंग. He is taking lectures. He's giving you notes. He's doing his best. He is trying to teach what he has learned. I have not been able to understand his mind yet properly, the way I want to understand it, the way I know that the UPSC wants me to understand it. It will not happen until I start to ask the questions and then I seek the answers, either from the books or from the lectures or from the internet, wherever. UPSC को कोई मतलब नहीं आप कहाँ से पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो. Do you have an understanding or not? मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे लिए जो मेरा लर्निंग स्टाइल है, क्लासरूम में बैठ के पैसिवली कंज्यूम करके नहीं हो पाएगा. मैं जीरो से ही स्टार्ट कर सकता हूँ. मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मैं उसके बाद उसके आंसर ढूंढूंगा. मैं क्वेश्चन जरूर वो पूछूंगा जो यूपीएससी भी पूछता है. ऑफ कोर्स आई विल नॉट आस्क क्वेश्चंस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड अनलेस ऑफ कोर्स इट इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ फिलॉसफी, व्हिच इट इज, व्हिच आई डिड आस्क. आई वांटेड टू आस्क, बट द सिलेबस आल्सो prompted me to ask. So the syllabus was giving me the questions, I was asking, I was seeking for answers, and I was trying to
मेक श्योर कि बहुत ज्यादा बिखर ना जाए इन सवालों के चक्कर में। तो एक बैलेंस होता है, एग्जाम सेंट्रिक भी रहना है और जेन्युइनली क्यूरियस भी रहना है, और उसका स्वीट स्पॉट मुझे मिल गया। और मैं था ही ऐसी सिचुएशन में कि मुझे चाहिए थी वो मतलब नॉलेज ना, आई नीडेड इट टू फंक्शन इन द वर्ल्ड because there were a lot of gaps in my understanding, in my knowledge, in my education, which had creeped in, and those knowledge and voids had to be filled because I felt like मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ दुनिया से, मेरे peers मेरे से बहुत आगे चल रहे हैं, दुनिया में बहुत पीछे चल रहा हूँ मैं, और यही जवाब देंगे मेरे को, ये दुनिया की रियलिटी की जो मेरे को चाहिए इसके अंदर फंक्शन करने के लिए मुझे ऐसे ही मिलेगी। वो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस थे ज्यादातर, मोस्टली, जो हर इंसान को पूछने ही चाहिए, हर क्यूरियस इंसान को, हर वेल एजुकेटेड इंसान को, वही यूपीएससी पूछते हैं। और हाँ, बट दिस इज नॉट द रीजन इट्स द टफेस्ट एग्जाम, मुझे नहीं लगता। टफेस्ट एग्जाम का रीजन तो इज द कंपटीशन, आई वुड से, नॉट द वास्टनेस। अगर आपको मैं आपके जॉब से या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से 1 साल के लिए फ्री कर दूं और आपके लाइफ में और कोई मिशन हो ही नहीं इसको करने के लिए, तो आप कर लोगे, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कर लिया, आप भी कर लोगे, इट इज ओके, इट इज नॉट द बिगेस्ट डील इन द वर्ल्ड, नॉट एट ऑल। कोई गिफ्टेडनेस की जरूरत नहीं है इसमें, मुझे लगता है क्यूरियोसिटी की जरूरत है, गिफ्टेडनेस की नहीं है। डिफिकल्टी इज द लैक ऑफ स्ट्रक्चर, दैट्स वन, एंड देन एक्सट्रीम कंपटीशन, इवन विद क्यूरियोसिटी, इवन विद स्ट्रक्चर, इवन विद हार्ड वर्क, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि सब्जेक्टिविटी क्रीप इन कर जाती। ये इसका डिफिकल्ट पार्ट है, इसका डिफिकल्ट पार्ट इसका करिकुलम नहीं है मेरे हिसाब से। जब आपने क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए, देन एज यू सेड कि पैसिवली आप जब क्लास में बैठ के जब आप सुन रहे थे तो यू रियलाइज्ड कि ये तो मैंने छोड़ दिया, वो आई हैड फिल्ड द फीस। देन हाउ डिड यू फाइंड द आंसर्स? वही, मैंने फीस दी हुई थी और मैंने बीच में छोड़ दिया, जाना बंद कर दिया मैंने, घर पे बैठ गया मैं खुद। मुझे पता था कि इतने दिन रह गए हैं प्रीलिम्स में, इतना हो जाना चाहिए, इतने क्वेश्चंस या इतने टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, इतनी टेस्ट सीरीज करनी है। 1-2 मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी, और जहां मेरे को समझ में आया मैं खुद करता रहा और खुद पढ़ता रहा। कोचिंग के नोट्स थे मेरे पास, पढ़ रहा था मैं उनको, रेफर कर रहा था मैं, बट आई वाज जस्ट अप्रोचिंग देम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेन्युइन क्यूरियोसिटी, आउटसाइड टू इनसाइड, इंस्टेड ऑफ द अदर वे अराउंड। दैट इज द ओनली थिंग आई डिड, एंड दैट रियली हेल्प्ड, इट वर्कड, बिल्कुल सही जम गया वो, स्पेशली मेंस के लिए। और इसीलिए मेंस ही मेरा स्ट्रॉन्ग सूट रहा हमेशा, क्योंकि उसमें आप डिस्क्रिप्टिव तरीके से अपने हिसाब से आंसर्स। तो लेकिन जो आप क्यूरियोसिटी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी जो, और बैलेंस की भी आपने बात करी ना, कि तो वो बैलेंस मेंटेन करने का की क्या है? क्योंकि क्यूरियोसिटी में तो ये हो जाता है कि आप लाइक यू समटाइम्स गो डाउन अ रैबिट होल, है ना, कि यू हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन और उसके बाद आप पूछते अंदर उसमें जाते चले गए। नहीं जा सकते हैं इतना, थोड़ा सा यू नीड टू बी कंस्ट्रेंट्स आर इंपॉर्टेंट। 2 तरीके की थिंकिंग होती है, एक होती है कन्वर्जेंट, एक होती है डाइवर्जेंट। ये भी साइकोलॉजी से ही सीखा। कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है कि आप किसी भी चीज को आंसर करने के लिए अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करते हो टू अराइव एट द राइट आंसर, जो प्रीलिम्स में इस्तेमाल होती है। डाइवर्जेंट होती है कि आपके पास कोई टॉपिक दिया गया, अब आप बाहर जाओ, आप सोचो कि क्या क्या हो सकता है। ये दोनों चीजें टेस्ट हो जाती है यूपीएससी में। दिस इज द क्रिटिकल डिफरेंस, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। What I was using initially, what I did not like, it was only convergent. School में, college में, only convergent. This was boring. I mean, you're not asking enough questions. There not enough stimulation. आप सवाल पूछो और वो जो 4, 5, 6, 7 पैराग्राफ हैं उसमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा, वो आप याद कर लो या पढ़ लो, आपका जवाब हो गया, बात खत्म। But there is no real thinking in it, I'm afraid. I mean, there must be, there is. I should not disparage the whole system. But for me, intellectually, it was not satisfying at all. For most part there isn't much of that. Yeah. तो फिर आपके वैसे सब्जेक्ट्स कौन से आपने फिर चूज करे? आपने जब 3 अटेम्प्ट्स दिए तो आप कह रहे हैं कि तीनों अलग-अलग। हाँ, तीनों अलग, 2 में सेम, 1 में डिफरेंट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फिलॉसफी, ये 3 कॉम्बिनेशंस रहे। तो इस चक्कर में 3 सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिए। तो इनको चूज करने की क्या वजह रही फिर? साइकोलॉजी तो वाज कंप्लीटली रैंडम। साइकोलॉजी वाज लिटिल रैंडम। मैं जो आपको बता रहा था, जो किस्सा कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला, उसमें उस टाइम पर ऑप्शनल सब्जेक्ट के ही एडमिशन हो रहे थे, और बहुत फेमस टीचर होते थे, उनकी क्लासेस की बैच थी साइकोलॉजी की, तो उसके ही एडमिशन हो रहे थे। फिर मैंने, आई हैड नो बैकग्राउंड, तो आई आस्क्ड समबडी कि ये सच साइकोलॉजी अच्छा है सब्जेक्ट? तो कहते हाँ साइकोलॉजी अच्छा चल रहा है, आप ले लो। मैंने ले लिया। दैट इज हाउ साइकोलॉजी स्टार्टेड।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज आल्सो सॉर्ट ऑफ रैंडम ओनली, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगा के या मेंटरशिप का इस्तेमाल करके नहीं लिया गया। फिलोसफी इसलिए लिया गया क्योंकि साइकोलॉजी से मैं बोर हो गया था। मतलब 2 साल पढ़ ली थी और उसके बाद जो भी एटलीस्ट करिकुलम में है, सिलेबस में है, इट टेक्स यू टू द लेवल ऑफ बीए एंड अबव, बीए एंड एमए टाइप लेवल पे आपको लेके छोड़ देगा। एंड देन आई वांटेड टू स्टडी समथिंग एल्स व्हिच हैज इंटरेस्ट आल्सो, व्हिच इज स्कोरिंग आल्सो, व्हिच हैज समथिंग व्हिच आई वांटेड। तो फिलोसफी लिया मैंने। स्कोर में मेरा कोई फर्क नहीं आया एक्चुअली, ना मेरी रैंक इंप्रूव हुई, बट बहुत अच्छा हो गया। फिलोसफी पढ़ गया, आई एम सो थैंकफुल दैट डिसीजन वाज टेकन। कई सब्जेक्ट्स के बारे में लोग कहते हैं कि दिस इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं कि दिस इज नॉट अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। ये और स्पेशली जैसे साइकोलॉजी, फिलोसफी, इस तरह के जो काफी सब्जेक्टिव तरह के विषय हैं, तो उन पर ये किस तरह डिसाइड कर सकते हैं हम कि ये हमारे लिए, ये मतलब पता चल जाता है। उस वक्त स्कोरिंग थे, इट वाज ट्रेंडिंग, साइकोलॉजी वाज ट्रेंडिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज ट्रेंडिंग। आई डिड नॉट टेक द डिसीजन ब्लाइंडली। एक सेफ्टी और स्कोरिंग वाला एलिमेंट था मेरे माइंड में, बट मेरे पास इतनी भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि बहुत अच्छा डिसीजन मैं ले पाऊं। हो सकता है ले सकता था, हो सकता है सोशियोलॉजी कुड हैव बीन बेटर, आई डोंट नो। हमको पता चल जाता है कि क्या अच्छा चल रहा है, PSIR अच्छा चल रहा है, सोशियोलॉजी अच्छा चल रहा है। और यूपीएससी में ऐसा अजीब सा एक पैटर्न है, हर कुछ साल में ऑप्शनल सब्जेक्ट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। एंथ्रोपोलॉजी यूज्ड टू बी ग्रेट, नाउ इट इज ओके, देन इट वाज अर्लियर इट वाज ग्रेट अगेन 10-20 साल पहले। पाली लिटरेचर वाज अ हॉट फेवरेट एट दैट टाइम, अभी 5-6 साल पहले तक। छोटा सा सिलेबस है, हिंदी जैसा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग बहुत था, अच्छे नंबर आ जाते थे बार बार, हर एक 2-3 साल बहुत टॉप की रैंक्स निकली पाली से, तो लोगों ने पाली लिया और पेपर क्लियर किया उससे। तो ये ट्रेंड चेंज होते रहते। आज की डेट में सोशियोलॉजी इज वन ऑफ द बेस्ट, PSIR इज वेरी ट्रेंडिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नॉट सो मच, बट सुना है कि अब बेटर हो रहा है। बीच में ज्योग्राफी बड़ा पॉपुलर हो गया था। तो ये जो 6-7 सब्जेक्ट हैं, इनके आसपास घूमता रहता है ट्रेंड। इस साल भी जैसे हमने यूपीएससी में देखा कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड से लोग आते हैं अपने बैचलर्स या मास्टर्स में, वो अक्सर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स चूज कर लेते हैं, जैसे आपने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स चूज, तो उसके पीछे का कारण क्या रहता है? सेम इट इज द सेम लॉजिक। यू चूज व्हाट यू नीड टू चूज टू क्लियर द एग्जाम, राइट? But if you've studied technical subjects, say mathematics and all, since I mean बचपन में तो पढ़ते हैं, वो तो ठीक है, बट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा, बट उसमें क्या अलग चैलेंजेस? अलग ये है कि बहुत अलग लेवल होगा फिर उसका। मैथमेटिक्स, यूपीएससी में अगर मैथ लेते हो तो यू नीड टू बी रियली रियली गुड एट मैथ। और वहां पर ऐसी छोटी मोटी मैथ नहीं, डिफिकल्ट मैथ आएगी, और उसमें या तो बहुत अच्छा स्कोर आएगा या नहीं आएगा। द स्मार्टेस्ट पीपल चूज मैथमेटिक्स एंड स्टिल फेल or are not able to score too well. Same with physics, same with civil engineering. ये सब्जेक्ट्स अपने आप में इनहेरेंटली हार्डर हैं, सोशल साइंस से ज्यादा हार्ड हैं। इनके लिए ज्यादा कॉग्निटिव लेबर लगती है, इनकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, इनकी अपनी यूनिकली रिफाइंड लैंग्वेजेस हैं। मैथमेटिक्स हैज अ लैंग्वेज, फिजिक्स हैज अ लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन, यू नो। सोशल साइंस एंड सोशियोलॉजी डज नॉट, दे हैव वोकैबुलरी ऑफ देयर ओन, बट दे यूज इंग्लिश इफ योर मीडियम इज इंग्लिश. But those subjects do not. English is ancillary. They have their own symbology in mathematics and physics both. So those subjects are harder inherently, and when it comes to UPSC, they become harder still. The chances of success go down. You are at a disadvantage, even if you have some background. जिस लेवल की डिफिकल्टी है उसमें, उस हिसाब से सोशल साइंस इजी है और ट्रेंडिंग भी है और स्कोरिंग भी है, तो कंज्यूम भी हो जाता है, इसलिए हर कोई लेता है. इट्स सिंपली अ प्रैक्टिकल डिसीजन. ने 3 बार यूपीएससी क्रैक किया, विच इज ऑफ कोर्स नॉट अ स्मॉल फीट, क्योंकि लोग कई अटेम्प्ट्स में भी नहीं कर पाते. तो कुछ ऐसे चैलेंजेस, कुछ ऐसे रोड ब्लॉक्स आप बता सकते हैं रास्ते में जो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको जिनको पार करना पड़ा? बहुत सारे रोड ब्लॉक्स. सबसे पहले तो पढ़ाई करने का तरीका ही नहीं आता था, तो इससे बड़ा रोड ब्लॉक क्या होगा. दूसरा लैक ऑफ स्ट्रक्चर कि ठीक है ये सिलेबस है, ये क्वेश्चन पेपर्स हैं, 7 पेपर क्वालिफाइंग एग्जाम होंगे, मेंस में लिखना होगा और ये पढ़ना होगा. प्रीलिम्स में ऐसा कोई वेल डिफाइंड सिलेबस है नहीं, बट इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये एनसीईआरटीज हैं, ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, पढ़नी होंगी. बट कैसे, अपने दिनों को कैसे बांटूं, पहले क्या पढ़ूं, बाद में क्या पढ़ूं, ठीक जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, मुझे कौन बताएगा. क्या मैं टेस्ट लूं बार बार, और अगर टेस्ट में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते तो मैं क्या करूं.
अगर मेरा हौसला नीचे हो जाता है, ऊपर हो जाता है, तो मैं क्या करूं? अपने साइकोलॉजी को कैसे हैंडल करूं? अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को, डर को, पैरालिसिस को, क्योंकि जस्ट बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी डजंट मीन योर साइकोलॉजिकल चैलेंजेस विल डिसअपीयर. ऑफ कोर्स दैट इनसिक्योरिटी इज देयर बिकॉज अब आप रिस्क ले चुके हो ना. यू हैव टेकन अ रिस्क. द वर्ल्ड स्टार्ट्स टू रियलाइज ऑल्सो, अच्छा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दे आर थिंकिंग एंड यू आर थिंकिंग इसके होगा तो है नहीं. दिस इज व्हाट दे विल थिंक. I mean 90% से ऊपर फेलियर रेट है तो. हाँ, तो one of the biggest challenges apart from these academic challenges and structure वाला challenge is to overcome this feeling of obvious failure that is looming at your head, that is staring you in the face, which you need to overcome one way or another, because you know the odds are not with you. Yeah. This is the biggest challenge. When the odds are not with you, overwhelmingly not with you, how do you keep pushing? This is the biggest challenge. यहाँ पर आपके अंदर की कॉन्स्टिट्यूशन, आप किस मिट्टी के बने हो, वो टेस्ट हो जाती है. दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज आई विल से. एंड दिस इज वेयर मेंटरशिप इज नीडेड. दिस इज वेयर इट इज. व्हेन यू कैन कॉन्स्टेंटली एंड रेगुलरली बी टोल्ड एंड बी रीओरिएंटेड टुवर्ड्स वेयर यू नीड टू गो, एंड इफ यू आर डबलिंग डाउन ऑन योर स्ट्रेंथ्स, then it becomes clearer, it becomes a better journey, but it still doesn't eliminate the problem. एक अंदर से अच्छे का सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ देता है. अच्छे का. I mean, just looking at the numbers, one might feel very disheartened. Look at the numbers, then look at the syllabus, then look at the question paper, then look at the numbers again. And when you are in that crowd, you look around you. I mean, the faces of the people, you know, they are much older. आपको पता चल जाता है कि यार ये तो इनकी शादीशुदा होने की उम्र हो चुकी है, ये अभी भी पेपर ही दे जा रहे हैं. ऐसा क्या है जो क्लियर नहीं हो रहा है इनके? तो वो सारे के सारे फैक्टर्स आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छे नहीं होते. तो आप बिल्कुल ओवरवेल्म्ड फील करोगे. यही इस एग्जाम का एक नेचर है. और उस कट थ्रोट से कंपटीशन में अपना हौसला बना के रखना, उसके बाद भी चलते चले जाना, एक्सपेक्टिंग अ गुड रिजल्ट, डिफिकल्ट. मैं नहीं कर पाता ये. अगर पहले मैंने इस टाइप का कुछ नहीं किया होता, मुझसे नहीं हो पाता ये. एक तो ये है कि रिवाइज करना अपने आप में एक बड़ी बात है, प्लस बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कि काम करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है और साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो उन लोगों के लिए क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कि वो अपना टाइम ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से यूज कर सके? बहुत अच्छा सवाल है, बट ये सवाल 100% कस्टमाइजेबल होना चाहिए. इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी. अगर वर्किंग प्रोफेशनल है तो सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वर्किंग प्रोफेशनल्स आर यूजुअली much smarter because there are मतलब exposure to a certain level of difficulty normally also in their lives. They don't have to work like a beginner had to work. मैं जब स्टार्ट कर रहा था, I would not have been able to compare with a working professional. और working professional होता तो शायद वो आउटपुट ना ला पाता. वर्किंग प्रोफेशनल इज चैलेंज्ड बट द वर्किंग प्रोफेशनल इज स्मार्टर. वर्किंग प्रोफेशनल अगर होते, जैसे मुझसे लोग सवाल पूछते हैं तो मैं एडवाइस देता हूँ कि अपने मैनेजर से दोस्ती करो. पहले तो बार्गेन करो वर्क फ्रॉम होम के लिए. अगर कर सकते हो कुछ भी करके, उसको कोई भी परफॉर्मेंस दिखानी है आप दिखाओ, और कुछ भी कर आके वर्क फ्रॉम होम लो आप पहले तो, सो दैट यू हैव सम कंट्रोल ओवर योर डे. यू नीड सम कंट्रोल ओवर द वे योर शेड्यूल गोज, सो दैट यू कैन फाइंड पॉकेट्स दैट आर ओनली योर्स and you can control outcome. Do not allow somebody to control your geography and time as much as possible. It is not always possible. Not always possible. But if you can, then do that. If you can't, there is no choice but to sacrifice some things from your life. Either you will have the morning or you will have the evening. But if you are working, in that case, most likely, the evenings will not work so well, because even if you have time, you will not have willpower. काम करना इज नॉट इजी. परफॉर्मेंस इज एक्सपेक्टेड. काम कर रहे हो, कोई पैसे दे रहा है तो कुछ डिमांड तो करेगा आपसे ना. उस डिमांड को फुलफिल करने के बाद ऐसा तो है नहीं कि वो स्विच ऑफ हो जाता है. अगले दिन का भी रहता है, एंड उस दिन का हैंगओवर भी रहता है. विल पावर भी खत्म हो गई होती है. डिफिकल्ट काम नहीं हो पाते हैं शाम को. दिस इज व्हाट आई हैव रियलिस्टिकली अंडरस्टूड. सुबह करो आप, शाम को हाइपर डिसिप्लिन होके टाइम पे सो जाओ, खाना पीना खाके, जितने भी काम करने करके, और सुबह 4-5 घंटे when the day has not started, when the world has not woken, that is the time you can create a dent. You get those 3-4 hours. That's what I would do. And obviously कहने की जरूरत ही नहीं है, weekends,
hyper capitalize on the weekends and make sure that you're doing everything you can. Put yourself in a system that you cannot escape. If you're a working professional, you are already caught in a system of work. Yeah. You will have to comply with the directions, with the rules of the workplace. But you need to put yourself in a system जो कि आपको push करता रहे. As a working professionals, you do not have the luxury to create structures and planning. You just need to get directly to the execution. So therefore, use systems that are already there. System कैसे? Courses are a system. अगर वो आपको strict discipline में रखते तो. Test series is a system जिसमें dates fixed होती हैं. आपको पता है किस दिन है, उस दिन के लिए करना पड़ेगा. Deadlines that are falling on the weekends. These are systems जो आपको compel करेंगे. आप अगर करते 4 घंटे दिन के, तो उस डेडलाइन के और उस टेस्ट के डर के मारे 4.5 कर लोगे. बट अगर वो डेडलाइन नहीं है तो फिर हो सकता है 2.5 भी ना हो. तो खुला मत छोड़ना. That is what I am saying. And find the time, but whatever time you have, make it high productivity by imposing a structure on yourself that you can't escape. But this is the generic advice I can give. मुझे आधा घंटा लग जाता है किसी से बात करने के बाद समझने में कि इसको exactly क्या एडवाइस देनी है सिचुएशन के हिसाब से. काफी जो आप कह रहे हैं कि कस्टमाइज होनी चाहिए. इसके अलावा आंसर राइटिंग मास्टर करने के लिए कुछ टिप्स अगर आप दे सके कुछ. जी, आंसर राइटिंग का फंडामेंटल चैलेंज विल ऑलवेज बी वॉल्यूम. 150, 200, 250 वर्ड से ऊपर का कोई आंसर लिखने के लिए देते नहीं है आपको. सेकंड, हमारी मसल मेमोरी एकदम डिटेरियोरेट कर गई है. नोबडी राइट्स एनीमोर, एवरीबडी टाइप्स. नॉट इवन टाइप. अब तो हम क्राफ्ट करते हैं ना प्रॉम्प्ट देके, तो वो खत्म होगी कला. दूसरा, एक पहले तो हाथ चलना चाहिए. दूसरा, समराइज करना है. तीसरा, वन ऑफ द थिंग्स दैट विल हेल्प यू. सो ये जो पहले दो हैं, दीज आर अ फंक्शन ऑफ मसल मेमोरी. The number of hours you invest is directly proportionate to how better you will become, how much you will perform. But there is a cognitive skill in answer writing, and that is pre-framing and pre-structuring what you're going to write. That can be inculcated by thought alone and with practice also. Before you write, what does your mind think? How quickly is it able to do 1 to 3? जैसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो. हाँ. ये सारे मेरे यूपीएससी के इंस्टिंक्ट्स हैं. जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको मेरे आंसर्स में दिख रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने वहीं से सीखी है. आपने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा, क्या मैं इसको ABC में कन्वर्ट करूंगा, मैं इसको प्रोज एंड कॉन्स में डिवाइड करूंगा, या मैं इसको 1 to 3 में करूंगा? क्या है मेरी ऑर्गेनाइजेशन? जब आपने पूछा मुझसे कि IRS में कैसे होता है, फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज 2 तरह के IRS होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है. राइट? दिस इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ये चाहिए होता है. इस स्ट्रक्चर के बिना लिखने में एकदम जंबल हो जाता है. ऑर्गेनाइजेशन नहीं निकलेगी और वॉल्यूम तो बिल्कुल भी मीट नहीं कर पाओगे आप. ये स्किल सीखना पड़ेगा प्रैक्टिस के थ्रू. ये 3 रिकमेंडेशन है. ओके, नाउ अगर हम उसके आगे वाले स्टेप पर जाएं, व्हिच इज इंटरव्यू. तो इंटरव्यू जब देने जाते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत डर लगता है इंटरव्यू से. तो इंटरव्यू पैनल अक्सर क्या देखना चाहता है एक यूपीएससी एस्पिरेंट में? हाउ शुड दे बिहेव, लाइक व्हाट कैन बी डन जो कि ऐसा लगे कि हाँ ये परफेक्ट कैंडिडेट है? ऐसा क्या देखना चाहते हो? 2 चीजें हैं इसमें. अगेन दैट स्ट्रक्चर इज कमिंग. एक वो देखना चाहेगा कि क्या है, एक वो देखना चाहेगा कि कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए. जो नहीं होनी चाहिए ना, दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इंटेग्रिटी लेवल्स. तो क्या नहीं करना है इज मोर इम्पोर्टेंट. क्योंकि रेड फ्लैग आते ही वो एकदम हाई अलर्ट पे चले जाएंगे. वो इंटेग्रिटी का लैक नहीं देखना चाहते हैं. इंटेग्रिटी का लैक छोटी छोटी चीजों में दिख जाता है. कभी कभी आप उससे सवाल पूछो, आप समझने की कोशिश करो, उसको नहीं आता है. वो उस लैक ऑफ नॉलेज से कैसे हैंडल कर रहा है, बोल रहा है कुछ भी, ब्लफ कर रहा है या नहीं बोल रहा है, पता चलेगा आपको उसका इंटेग्रिटी लेवल. उसकी नॉलेज लेवल आप देखना चाहते हो कि कितनी है. आप ये देखना चाहते हो कि क्या ये अपने बारे में सोच रहा है, इसका फ्रेम ऑफ आंसरिंग क्या है. इज ही आंसरिंग फ्रॉम हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू, और इज ही एबल टू आंसर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गवर्नमेंट और द स्टेट. इज ही एबल टू अज्यूम द पर्सोना ऑफ द स्टेट एंड थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, eliminating his own ego from it. Most people are able to do it. Not that big of a deal. यूपीएससी के मेंस के आंसर लिख के सीख जाता है आदमी. बट आप ये चीज देखना चाहते हो उसमें स्पॉन्टेनियसली कैसा करता है. क्या वो बाकी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करता है अपनी बातों में?
आप उससे एक क्वेश्चन पूछो कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द स्टार्टअप कल्चर इन इंडिया, इज इट इम्प्रूविंग एंड इज इट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, क्या जवाब आता है? अभी हम बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, दोनों दिख जाएंगे आपको उसके। क्या एग्जांपल्स यूज करता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को बैलेंस करता है नहीं करता, उसके आंसर में स्ट्रक्चर कितना था, उसकी कंक्लूजन थी कि सेम, वाज ही रिपीटिंग व्हाट ही वाज सेइंग, या कुछ नया निकाल के लेकर आता है, पर्सपेक्टिव ऐड करता है, क्या उसके बाद सुन के आपके अंदर से अच्छे काउंटर क्वेश्चंस निकल रहे हैं, आपके लेवल पे इंटेलेक्चुअली बात कर पा रहा है? अगर कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं इशू समझ गया है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं मॉक इंटरव्यूज बहुत लेता हूँ। जो हमारे ऑडियंस है वो उनको भी इस चीज का एक आइडिया लगेगा कि वो किस तरह की चीजें हैं जो कि दे आर लुकिंग फॉर। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक रहता है, लोग बहुत ज्यादा उसके ऊपर डिलिबरेट करते हैं, तो वो चूज करने का क्या तरीका हो सकता है? हाँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने चूज करा वैसे तो नहीं करना चाहिए किसी को, आपको ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट तरीका। टर्न्ड आउट ओके, जस्ट ओके, बट आई मस्ट एडमिट ऑल्सो दैट आई डिड नॉट अपग्रेड। 3 बार एग्जाम देने का पॉइंट क्या हुआ? जरूरत तो एक बार ही पूरी पढ़नी चाहिए, सीधा आईएएस में, अगर आईएएस ही गोल था, मेरा तो गोल था आईएएस नहीं था, इट वाज टू टॉप, मुझे तो बस टॉप करना था बेसिकली, इसलिए मैं बार बार दे रहा था। तो अगर वो गोल है तो मैं तो नहीं कर पाया, तो हो सकता है कि मेरी वो वाली स्ट्रैटेजी ऑप्शनल की बहुत अच्छी ना रही हो। हालांकि सब कुछ ठीक है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, बट ऑब्वियसली इट इज नॉट द डिजायर्ड आउटकम। मतलब डिजायर्ड आउटकम होता तो 3 बार ही दिया क्यों, टू बी वेरी फ्रैंक, बट देन अगेन व्हेन इट यू कम टू द ऑप्शनल, देयर आर थिंग्स टू कंसिडर. Obviously, one of the things to consider is it scoring? Yeah. Another thing to consider is, does it have something in overlap with GS? जिससे आपका टाइम बचे. तो इस आंसर को भी देने के लिए मैं कस्टमाइज करके ही देता हूँ आंसर. जब भी मेरे से पूछते हैं लोग, तो आई बिल्ड अ टूल फॉर दिस. द ऑप्शनलाइजर टूल एक मैंने बनाया, उसमें 10 सवाल हैं, 10 फैक्टर हैं. उन 10 फैक्टर्स को गिन के एक स्कोर सा मिलता है, फिर आपको आइडिया लगता है कि हमारे लिए कितना अच्छा होगा नहीं होगा. कुछ फैक्टर्स जो मैं लिस्ट कर सकता हूँ आपके लिए, स्कोरिंग है नहीं है, पहले उसमें एकेडमिक ट्रेनिंग या नॉलेज है या नहीं है, उस सब्जेक्ट के लिए क्यूरियोसिटी लेवल कितना ज़्यादा है, उस सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज. कुछ सब्जेक्ट्स लैंग्वेज हैवी ज़्यादा होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स स्पेसिफिक होते हैं, कुछ सब्जेक्ट थोड़े विजुअल होते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी है या नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के समझ में आता है. उस सब्जेक्ट की गाइडेंस अवेलेबल है या नहीं है. मैथमेटिक्स की गाइडेंस फॉर इंस्टेंस इज नॉट सो इजीली अवेलेबल. So these are, like, I listed 6 of them. There are actually 10. So you need to factor all these and then arrive at a conclusion. इसके अलावा जब आपके एक्सपीरियंस से आपने इतने समय से देखा है, तो कौन सी सबसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो एस्पिरेंट्स करते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान? सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक इज, नंबर 1, they are not profiling for risk. Adding unnecessary risk and also stress. तो कहीं ना कहीं unnecessary risk लेना कहीं का वर्च्यू नहीं है वैसे. It is stupid. ठीक है, and one should not do it. People don't do risk profiling or risk mitigation properly before they jump into it. Second, before jumping into it, the reasons are not clear enough many times. Third, too many sources, too much information, too less structure. This is one of the biggest problems. Fifth, not enough feedback. Sixth, not understanding your own psychology and realizing कि मुझे जो लग रहा है जितना टाइम लगेगा उससे ज्यादा लगेगा. कोई चीज समझने में, कोई चीज एब्जॉर्ब करने में, किसी चीज में मास्टरी पाने में, किसी चीज को करने में. एंड सेवेंथ, योर टाइम टेबल इज एसेंशियली अ विश लिस्ट. इट इज नॉट रियल एंड इट इज प्रोबेबली नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ रियलिटी. योर टाइम टेबल नीड्स टू बी अ लॉट मोर रियलिस्टिक. इट इज टू बी ड्रॉन फ्रॉम व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, नॉट फ्रॉम व्हाट यू वांट टू डू. बिकॉज देन इट्स जस्ट लाइक हाइपोथेटिकल. ऐसे 6 से 7 ये, 7 से 8 वो, 8 से 9 ये, ऐसा होता कहाँ है? डजंट वर्क दैट वे. हमारा कोई बटन थोड़ी जो you can't switch channels, हाँ, इतने अनरियलिस्टिक तरीके से टाइम टेबल की वो फॉलो ही नहीं हो पाए. अभी आपका क्वेश्चन जो कॉमन मिस्टेक्स मैं देख ही आ रहा हूँ, मैं हजारों लोग ये मैं देखता हूँ, ये these are the biggest common mistakes I would say. यूपीएससी प्रिपरेशन का जो पीरियड होता है, अक्सर कई लोग उसको बहुत इस तरह देखते हैं कि जैसे बहुत ही तकलीफ का समय है, शायद होता भी है, बट उसको एंजॉयबल कैसे बनाया जाता है? जैसे आप कह रहे थे कि आपको एंजॉयमेंट आने लगा था, आपको मजा आने लगा था पढ़ने में, तो वो कैसे किया जा सकता है? मैं आपको अपना वाला सिस्टम बता सकता हूँ. व्हाट वर्कड फॉर मी मे नॉट वर्क फॉर अदर्स.
What worked for me is I was able to escape the anxiety by going into the subject. This was the main thing that worked for me. Works to this day. मुझे पता है कि मेरे सर पे एग्जाम है, मुझे पता है कि मैं घंटे और दिन गिन रहा हूँ, मुझे पता है कि अब 22 दिन रह गए। वो 22 दिन जब सोचते हो तो ऐसा लगता है कि किसी ने गर्दन घोट दी हो, सांस नहीं आता, डर लगेगा आपको। अब वो घुटी हुई सांस में आप हिस्ट्री नहीं समझ सकते। आप कर लो, आपने 22-23 दिन जितने कैलकुलेट करने हैं, बट वंस यू कम टू इट, गो इनटू द हिस्ट्री। हाउ डू यू गो इनटू द हिस्ट्री? यू हैव टू यूज योर माइंड टू मेक इट हाइपर इंटरेस्टिंग। हाउ डू यू मेक इट हाइपर इंटरेस्टिंग? आस्क क्वेश्चंस व्हिच रियली अफेक्ट यू। Either build visuals around it or Google image something, whatever you do, build some genuine interest in it. That अगर उसमें उलझ गए, उसके अंदर खो गए, जैसे किसी फिक्शन नॉवल में खोते हो, वो करना पड़ता है, थोड़ा सा करवा घूंट पी के करना पड़ता है, बट हो जाता है। और हर सब्जेक्ट में होता है। वैसे हर सब्जेक्ट की एक अलग फ्लेवर है, उसकी एक अलग वोकैबुलरी है, उसका एक अलग मजा है, उसको ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और एक बार जब उसके अंदर हो गए, जब आप सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो गए, तो क्या प्रिपरेशन जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है? 100% आपको मजा आएगा उसमें। आप बाकी लोगों से ज्यादा आगे निकलते देखोगे। आप बहुत सारी चीजें ऐसे देखोगे क्वेश्चन पेपर में, आपको बोलोगे ये तो आई न्यू दिस, पता नहीं कब से। ये तो बेसिक चीज है। आपके फंडामेंटल जब क्लियर होते हैं, जब आप ऐसे तैयारी करते हो, और ऐसे तैयारी हर सब्जेक्ट में नहीं कर पाओगे। कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छे होगे, कुछ सब्जेक्ट में अच्छे नहीं होगे। पर जो आपका क्वेश्चन था कि इंजॉयबल कैसे बनाना है, इंजॉयबल जेन्युइन क्यूरियोसिटी इज द ओनली वे। वैसे तो है ही मुश्किल, उसके थ्रू ही हो सकता है। प्रीलिम्स आने ही वाला है, तो कोई लास्ट मिनट टिप जो आप इस बार अपियर हो रहे एस्पिरेंट्स को दे सकते हैं? लास्ट मिनट टिप मेरे हिसाब से एंजाइटी कंट्रोल होना चाहिए। एंजाइटी कंट्रोल विल लीड टू बेटर अपॉर्चुनिटी टू कर्ब मिस्टेक्स, बिकॉज एरर रेट बहुत हाई हो जाता है उसमें, खासकर सीसैट में। थोड़ा सा भी मुश्किल आ जाता है ना सवाल, तो घबराहट होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि सीसैट के सवालों में फॉर इंस्टेंस सवाल देख के पता नहीं चलता है मुश्किल है या नहीं है। सॉल्व करने रियलाइज करो और नहीं निकलता है, तो होता है फिर एंजाइटी। उसके लिए यू नीड टू हैव गुड कंट्रोल ओवर योर बायोफीडबैक। और बायोफीडबैक इज हार्ट बीट विल इंक्रीज, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी ब्रेथ शैलो हो जाएगी। बायोफीडबैक को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट टेक्निक। डू दैट। गेट योर स्लीप। Your mind and your body needs to be controlled, not too vigilant, because too vigilant is anxiety. Not too relaxed, because too relaxed is sleepy, drowsy. You want to be in the middle, sharp but calm. And one thing that helps, तो body के level पे, breath के level पे, heartbeat के level पे, meditation will help you. But metaphysical philosophy और operating system के level पे, stoicism will help you. Okay. स्टोइसिज्म यही सिखाता है हमको कि ये एग्जाम है, और लाइफ इज नॉट अबाउट एनी एग्जाम, यू नो, लाइफ इज वेरी वास्ट। अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, चाहे जो भी होगा, हमने काम रहना है। वी विल रिमेन इन द मिडल। ना हम दुख से ज्यादा परेशान होंगे, ना हम खुशी से ज्यादा खुश होंगे। ये फिलॉसफी बहुत काम की चीज है। कितनी सच है मुझे नहीं पता। यूपीएससी के लिए गोल्डन वो है, ये गोल्डन फिलॉसफी। सर, आपने अभी जो यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान आपने जो बताया कि किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होने के लिए, बट दिस साउंड वेरी स्ट्रेसफुल, है ना? तो वो स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए क्या तरीका हो सकता है? आपके जो टाइम मैनेजमेंट सूत्र है उसमें से कुछ आप बता सकते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन वालों के लिए भी, और आपने किस तरह यूज़ करा वो भी? जी, मैंने बहुत अच्छे से यूज़ नहीं किया। अननेसेसरी लेवल का स्ट्रेस मैंने खुद पे लिया, क्योंकि मेरे पास वो टूल्स और फ्रेमवर्क्स नहीं थे। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, मेंटल डिस्ट्रेस, स्ट्रेस तो छोटा वर्ड हो गया, बॉर्डरलाइन मेंटल डिसफंक्शन होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी। स्ट्रेस इज अ पोलाइटर वर्ड, द रियल वर्ड इज एंजाइटी। यू आर इन परपेचुअल स्टेट्स ऑफ एंजाइटी बिकॉज यू आर इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी। और इतने लंबे टाइम तक अनसर्टेनिटी अच्छी नहीं होती है माइंड के लिए। स्ट्रेस लेवल इतने लंबे टाइम तक, दिस इज क्रॉनिक स्ट्रेस। हम 1, 1.5, 2, 3 साल अनसर्टेनिटी की पोजीशन में रहने की बात कर रहे हैं, अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, अपनी लाइफ के सारे गोल्स सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं। एक पॉइंट
ऑफ एक्सट्रीम रिवॉर्ड के लिए, दिस इज ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल। स्ट्रेस तो अगर ऐसी सिचुएशन में मैं आपको डाल दूं, आपको एक एक मिनट पता चलता है। हम तो 1-2 साल की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेस इज अ ह्यूज फैक्टर। How do people deal with it? How should they deal with it? How did I deal with it? I dealt with it through the one thing that made sense to me: exercise. Stop bodybuilding. I was jogging though. Jogging. Okay. मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहा था उस टाइम पे, और मैं हर रोज भागता जरूर था। एक्सरसाइज मेरी लाइफ का एक पार्ट जरूर था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। एनर्जी भी मिलती थी और अननेसेसरी की एनर्जी निकलती भी थी। ऐसे बहुत दिन होते थे जब मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाता था, और एंजाइटी में मैं बस स्टक इन अ लूप, which is a side effect of obsessiveness and of fanaticism. So that used to really help me reset my mind. It resets the body. क्योंकि phase change इतना fast हो जाता है, your heartbeat, your metabolism, your mind changes after exercise to an extent that you have a restart. It is like switching off and on a system. And the same thing works with sleep also. और for exercise, it helped me because आपकी longevity, आपका stamina, even cognitive stamina बनाती है वो। बाद में मैंने डिस्कवर करी मेडिटेशन, जो कि अगर मेरे पास पहले होती तो लाइफ वुड हैव बीन अ लॉट इजियर एंड परहैप्स अ लॉट बेटर आल्सो। व्हाट आई रेकमेंड टू माय स्टूडेंट्स एंड माय मेंटीज इज मेडिटेशन, बाय फार द सुपीरियर टूल, नो डाउट अबाउट इट। और अच्छे से सीखने वाली चीज है, प्रॉपर टेक्निक सीखने वाली चीज है। वी आर वेरी लकी इन इंडिया, वी हैव ऑल द टूल्स, we have all the techniques, and they're easy to learn, and they're very accessible and also not expensive. I recommend that they be learned properly, if possible, then at a meditation retreat, 2-3 दिन का retreat, अच्छे से सीख कर आओ उसको, टेक्निक को। It is the only way you can keep your mind in control. And not only that, I have seen कि अगर जो लोग meditation practice करते हैं, use करते हैं अच्छे से long time तक, सिर्फ anxiety control नहीं होती है, cognitive function improve होता है। There is an improvement, there is a positive improvement in retention. There is a positive improvement in comprehension. There is a positive and dramatic improvement in vocabulary, in retention, in everything that is required in the exam, which is so academically rigorous. So it is highly recommended. I did not do it. I did not have the understanding or the knowledge, but students and people who are preparing absolutely and definitely should. A combination of meditation, of exercise, and of some healthy social activity is ideal. Obviously, without overdoing any of these. आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों में बहुत क्लैरिटी है बच्चों में कि उन्हें क्या करना है। कई अक्सर 12th स्टैंडर्ड में ही दे आर क्वाइट क्लियर कि जैसे मुझे सिविल सर्विसेज क्लियर करना है, तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर देम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम? बेस्ट टाइम विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों को बाद में समझ में आती है, कुछ लोगों के पास एक्सपोजर ही नहीं होता, और बहुत सारे लोग इनफैक्ट यूपीएससी देते हैं टू एक्सप्लोर देयर लाइफ, टू एक्सप्लोर देयर ऑप्शंस, टू एक्सप्लोर वेयर दे वांट टू गो, डज इट फिट, डज इट वर्क, you know. So for me that time was college ka last year. I think that is a good and sizable, I think a good piece of advice to give, generic, because this type of advice I don't think should be generic. It should be customized always, depending on the situation, depending on the person, depending on where they are mentally, कितना ready है वो उसके लिए। कुछ लोग नहीं होते रेडी। ये वाला क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जब मुझे कोई स्टूडेंट पूछता है व्हेन इज द बेस्ट टाइम, तो आई हैव टू आस्क अ फ्यू काउंटर क्वेश्चंस। आई नीड टू नो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्या है आपके सर पे, किस हद तक आपके पेरेंट्स या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन फुल टाइम प्रिपरेशन अफोर्ड कर सकती है, क्या आपको स्पॉन्सरशिप की जरूरत है, क्या आपको जॉब करने की जरूरत है साइड में, आर यू द प्राइमरी ब्रेड विनर, कुछ डेट है क्या, ऐसा है कुछ वापस चुकाना है, आपके पास टाइम कितना है, नौकरी करना जरूरी है कि बिना नौकरी करे कर सकते हो, और अगर कर सकते हो तो कितनी देर तक। जब ये समझ में आ जाता है और उसके बाद उसके अंदर का माइंड समझ में आ जाता है, तो फिर गो अहेड विद इट, बिकॉज वी हैव टू डू सम रिस्क प्रोफाइलिंग, नो, सम रिस्क बफरिंग, सम रिस्क मिटिगेशन। यू कांट जस्ट जंप इनटू अ पूल ऑफ फायर। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, नो प्रॉब्लम इन एडमिटिंग इट। द रीजन आई वाज एबल टू डू इट कि आई हैड द फाइनेंशियल सपोर्ट। माय फैमिली सिचुएशन वाज नॉट बैड, इट वाज नॉट ग्रेट, बट इट वाज नॉट बैड। Nobody was depending on me to create income right then. उम्मीद थी मेरे से, बट मेरे पास कुछ साल का पीरियड था, मेरे पेरेंट्स रिटायर्ड नहीं थे, वो कमा रहे थे, they were doing their jobs, they were doing their work, and I had that window. अगर वो विंडो नहीं होती तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये सब चीजें जाननी बहुत जरूरी है और इन सब चीजों को कंसिडर करना चाहिए। जी, तो ये थे रवि कपूर, एक फॉर्मर IRS ऑफिसर और अब
एक हेल्पफुल यूपीएससी मेंटोर। आज हमने उनकी यूपीएससी जर्नी और एस्पिरेंट्स के लिए उनकी एडवाइस के बारे में बात की, लेकिन बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं। इस कॉन्वर्सेशन के अगले पार्ट में हम बात करेंगे उनकी सर्विस की हाइलाइट्स और यूपीएससी और सिविल सर्विसेज से जुड़े कुछ जरूरी मुद्दों पर। You wouldn't want to miss the second part of this fascinating conversation. So watch this space and stay tuned to Indian Masterminds. Thank you for watching.